अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफ़ान खान। नाज़रीन, करेंसी पाकिस्तान की हमने कुछ देर कबल ब्लूमबर्ग पे देखा तो 13 वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज़ जो एशिया के अंदर हैं उन 13 के अंदर पाकिस्तानी करेंसी का शुमार हो रहा है वर्स्ट परफॉर्मिंग में। मई जब इस पाकिस्तानी करेंसी ने अपना हाई टच किया था 152-150 के करीब ये पहुंची थी, उसके बाद से लेकर अब तक तकरीबन 10% की कमी पाकिस्तानी करेंसी में आ चुकी है डॉलर के अगेंस्ट, अगर इसकी एक्सचेंज रेट पैरिटी देखी जाए तो। आज भी हमने देखा कि ओपन मार्केट में 168 और इंटर बैंक में 167 तक ये मामला जाता हुआ नजर आया। जो इजाफा हो रहा है डॉलर की कदर में मुसलसल है और लग ये रहा है कि कोई इस पर जो इससे कहा जाता है कि स्टेट बैंक की इंटरवेंशन होती थी हमेशा से कि वो रोकता था या कोई भी इंटरवीन करता था इस पर इंटर बैंक मार्केट में कि इसको रोक सकें, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। मुसलसल हमने देखा है कि जो नंबर्स ट्रेड के भी आए हैं वो भी गिरावट का शिकार हैं। ट्रेड डेफिसिट मजीद वाइड हो गया। एक्सपोर्ट्स के अंदर हमने देखा है इजाफा हुआ है। तकरीबन जो 2 महीने के एक्सपोर्ट्स है 28% इजाफे के साथ 4.6 अरब डॉलर पर है, लेकिन दूसरी तरफ जो इंपोर्ट्स में इजाफा हुआ है वो तकरीबन 70% का है और 11.9 अरब डॉलर पर ही आ चुके हैं। जो आपका ट्रेड डेफिसिट है यानी जो खसारा है तिजारती वो बढ़कर तकरीबन 7 यानी उसका जो इजाफा हुआ है उसमें तकरीबन 7.314 अरब डॉलर का हुआ है। तो ये जो मौजूदा सूरत हाल है तशवीशनाक तो है। पहले तो ये कि स्टेट बैंक इंटरवीन क्यों नहीं कर रहा, इसी सवाल से शुरू करते हैं। उसके बाद महंगाई की कदर में कितना इजाफा मुमकिन है जिस तरह से डॉलर बढ़ रहा है और जो उसकी ऊंची उड़ान है और जो 13 वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज हैं उन ममालिक के अंदर भी अगर आप देखें तो एक उसमें थाईलैंड शामिल है, एक फिलीपींस शामिल है, एक साउथ कोरिया शामिल है, जो 13 एशियन कंट्रीज हैं वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी जिनकी रही है। ये मई 2021 से अब तक की बात हम कर रहे हैं। डॉक्टर फारूक सलीम साहब माहिर माशी उमूर के हमारे साथ प्रोग्राम में साथ हैं। शुरू में पहले उनसे पूछते हैं डॉक्टर साहब इससे होगा क्या जाए लोगों को, नाज़रीन को। लोग कह रहे हैं जी बढ़ गया, 1 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गया, इसका इम्पैक्ट आप क्या देखते हैं? आम अशिया की खरीदोनोश की कीमतों में क्या फर्क पड़ेगा इससे डॉक्टर साहब? असल सवाल ये है जो भी आपने पूछा, आदाद-ओ-शुमार आपने रख दिए हैं। हमें पता है कि पिछले मई से आज तक जो है वो कितना बढ़ गया है। अगर आप 2018 से देखना चाह रहे हैं तो 2018 में ये 123 रुपए का 1 डॉलर था। अब वो आप समझ लीजिए कि 168 पे चला गया। कहीं 35 से 40% पिछले 3 साल में गिर गया। अब गिरा क्यों है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका असर क्या होगा वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए गिरा क्यों है, एक तो ज्यादा पेचीदा बात नहीं है। करेंसी को भी हम कहते हैं कि वो एक कमोडिटी है, इजनास है, चीनी जैसे होती है, जैसे गंदम होती है। आप कराची शहर में रहते हैं, अगर चीनी की सप्लाई कम हो जाए और डिमांड बढ़ जाए तो यकीनी बात है कि उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हम इंपोर्ट जो है, जैसे आपने कहा कि 6 अरब से भी ज्यादा महीने की इंपोर्ट कर डाली हमने और 2-2.25 अरब डॉलर से ज्यादा का एक्सपोर्ट हम नहीं कर पा रहे हैं। तो 4 अरब डॉलर का माहाना जो तजारती खसारा आ रहा है वो हमें नजर आता है रुपए की कीमत गिरती में, बिकॉज हमारी जो टोटल डिमांड है डॉलर की वो इम्पोर्ट्स की और जो हमारी एक्सपोर्ट्स है वो उसकी सप्लाई है। तो सप्लाई बहुत कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है, तो जाहिर बात है कि डॉलर की कीमत जो है वो बढ़ जाएगी। अब होने क्या वाला है, आप अगर एक नजर डालें कि हम क्या क्या चीजें इंपोर्ट करते हैं, फिर अगर रुपए की कीमत गिर रही है तो यकीनी बात है कि उन सभी चीजों की जो कीमत है रुपयों में वो बढ़ जाएगी और वो ऐसी चीजें हैं जो रोजमर्रा हम इस्तेमाल करते हैं। अब सोचिए कि पेट्रोल और डीजल डॉलर में आता है, रुपया गिरेगा तो पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ जाएगी। गंदम हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी कीमत बढ़ जाएगी। चीनी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ऑल्दो वी आर एग्रीकल्चर कंट्री, लेकिन हम गंदम और चीनी और कपास भी इंपोर्ट हो रही है। खाद इंपोर्ट होती है, मशीनरी इंपोर्ट करते हैं, लोहा इंपोर्ट करते हैं, चाय इंपोर्ट करते हैं सैफान साहब, मिर्चें इंपोर्ट हो रही हैं, खाने पकाने का तेल इंपोर्ट होता है, कागज इंपोर्ट होता है और बिजली के नर्ख हमने जो है वो नथी कर रखे हैं डॉलर और रुपए की कीमत के साथ। तो ये सारी चीजें जो हैं मुझे खदशा इस चीज का है कि एक नया महंगाई का तूफान जो है वो अगले कुछ हफ्तों में सामने आएगा। और हुकूमत रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही है। हुकूमत से मुराद मेरी सेंट्रल बैंक कुछ नहीं कर रहा। इससे पहले कोई भी जरा मूवमेंट होती थी हमने देखा था कि इंटरवेंशन होता था। तो ये कोई पॉलिसी के तहत हो रहा है, ये क्या आखिरकार ये पॉलिसी शिफ्ट है या फिर ये इन्हें IMF ने मना किया है, वजह क्या है इसकी डॉक्टर साहब? सफान साहब, मैं समझता हूँ कि स्टेट बैंक के जो गवर्नर साहब हैं डॉक्टर रजा बाकिर साहब, वो निहायत ही प्रोफेशनल बैंकर हैं, प्रोफेशनल सेंट्रल बैंकर हैं और वो ये दुरुस्त कर रहे हैं कि इंटरवेंशन उस वक्त होनी चाहिए जब सट्टाबाजों को दूर भगाना हो।
जो सिमत है रुपए की गिरने की, वो लेट द ओपन मार्केट डिसाइड। आपकी सप्लाई एंड डिमांड जो मार्केट में है वो ये डिटरमिन करेगी कि डॉलर की वैल्यू क्या होनी चाहिए। लेकिन अगर सट्टाबाज मार्केट में आते हैं और सट्टाबाजी के नतीजे में मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो फिर आप देखिएगा कि स्टेट बैंक इंटरवीन करेगा, वो 50-100 मिलियन डॉलर निकाल के मार्केट में फेंकेगा और सट्टाबाजों की कमर तोड़ने की कोशिश होगी। लेकिन जो ओवरऑल सिमत है, अगर आपकी एक्सपोर्ट्स इतनी कम है, आपकी इंपोर्ट्स इतनी ज्यादा है, तजारती खसारा 4 अरब डॉलर पे जा रहा है, तो स्टेट बैंक को ये नहीं चाहिए कि उसने उधार लेके जो अपने पास पैसे रखे हैं वो फेंकना शुरू कर दे मार्केट के अंदर और कोशिश करे कि डॉलर और रुपए की जो सिमत है उसको बदली करे। तो सिमत बदली करना स्टेट बैंक का काम नहीं है। जो सट्टाबाजी है, स्पेकुलेशन है, उसको तोड़ना स्टेट बैंक का काम। तो और रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, साथ साथ आप देख रहे हैं फरसली साहब, रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं, रुपये भी इस पर गिर रहा है। ये ट्रेंड आपने पहले देखा था और ये रुकेगा कहाँ जाके सिलसिला? क्या हमें रिजर्व्स किस लेवल पे लाने पड़ेंगे जब डिमांड सप्लाई के लिहाज से हमें जो एक्सचेंज रेट कहाँ जाके रुकेगा आखिरकार? कहाँ पर आपको लगता है जाता हुआ नजर आता है? सर, ये सवाल बार बार उठाया जा रहा है पिछले हफ्ते से कि हमारे रिजर्व तो इतने बढ़ गए हैं, फिर रुपए की वैल्यू क्यों गिर रही है। देखिए, इंडिया के पास इस वक्त कोई 650 अरब डॉलर के रिजर्व हैं और हम तो बैठे हैं 20-21 अरब डॉलर पे। इंडियन रुपी जो है वो भी प्रेशर में आ जाता है। तो कोई डायरेक्ट लिंक जो है वो रिजर्व्स का नहीं है। रिजर्व्स अगर उठा के मार्केट में फेंके जाए, जैसे मैंने पहले कहा कि रिजर्व्स पड़े हैं स्टेट बैंक के पास, अगर वो स्टेट बैंक वाले जो स्टेट बैंक रिजर्व्स उठा के मार्केट में बेचना शुरू कर दे, तो फिर उसका इम्पैक्ट जरूर होगा डॉलर रुपए की कीमत के ऊपर। लेकिन अगर वो रिजर्व्स जो हैं वो रिजर्व पड़े हुए हैं और मार्केट की जो सप्लाई एंड डिमांड है उसको हम अलाउ कर रहे हैं कि वो डॉलर की कीमत फिक्स करे, तो फिर रिजर्व्स और डॉलर की कीमत का कोई डायरेक्ट ताल्लुक ऐसा सच नहीं बनता। सही। और मार्केट भी अनसर्टेन है, आप स्टॉक मार्केट की बात करें, ओवरऑल भी लोगों को इस वक्त खदशात हैं कि आगे क्या होगा। इसका इम्प्लीकेशंस फूड आइटम्स पे जो होगी आपने, और मुख्तलिफ आइटम्स पे जो होगी आपने बताया, इन्फ्लेशन पे जो होगी आपने बताया, ये जो इसका इम्पैक्ट है ओवरऑल जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, जो गवर्नमेंट का एक ग्रोथ जो ट्रैजेक्टरी गवर्नमेंट फॉलो करने जा रही है, उसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, इन सब चीज़ों पर क्या आप समझ रहे हैं इम्पैक्ट आने वाला है और कब तक आ जाएगा? जी, ये आपने अच्छा सवाल उठाया कि इंटरेस्ट रेट के ऊपर या बाकी चीज़ों के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। एक तो इमीडिएट इम्पैक्ट ये होता है कि 1 रुपया अगर डॉलर के सामने रुपए की वैल्यू गिरती है तो तकरीबन आप समझिए कि 110-115 अरब रुपए का इजाफी आप समझिए कि कर्जा मुल्क के ऊपर इकट्ठा हो जाता है। अब आपने बताया कि 152 रुपए से ये पहुंच गया कहीं 167 पे, तो आप अंदाजा कर लीजिए कि 4-5 हजार अरब जो है वो इजाफी कर्जा ऑटोमेटिकली रुपयों की कीमत में हमारे सामने आ जाता है। अब एक असूल है कि अगर पाकिस्तान का रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है, अफरात दर का जो रेट है वो लेट्स से अमेरिका से दोगुना ज्यादा चल रहा है, वहाँ 3.5-4 है, हम 8-9 की बात करते हैं, तो करेंसी के ऊपर प्रेशर आता है, करेंसी उतनी ही सालाना गिरनी पड़ती है। इंटरेस्ट रेट के ऊपर मुझे खदशा है कि बिल्कुल प्रेशर आएगा और ये डिपेंड करता है कि अगले महीने जब हम IMF के साथ बैठेंगे और मुज़ाकरात होंगे तो फिर किस किस्म के प्रेशर्स पाकिस्तान के ऊपर आते हैं, किस किस्म की रुकावटें लगाई जाती हैं और कितना किस किस पॉलिसी के ऊपर पाकिस्तान उसको परसुएट कर पाता है IMF को कि आप इतना प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर ना डालें। मेरा खदशा इस चीज़ का है कि इंटरेस्ट रेट के ऊपर प्रेशर आएगा और ये एक दबाव डाला जाएगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए ताकि रुपए को किसी किस्म की सके। सही है। फरोज साहब साथ हमारे मौजूद हैं, डॉक्टर फरोज अली साहब साथ हैं। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, इसके बाद हम हुकूमत पोजीशन भी साथ होंगे अरकान हमारे, और हम जानेंगे कि आखिरकार जो ये जो एकदम हमने देखा है कि मई से लेकर अब तक एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसीज़ के अंदर पाकिस्तानी करेंसीज़ का शुमार आखिरकार हो रहा है, तो हुकूमत की हिकमत अमली यहाँ से क्या होगी, महंगाई का जो बदतरीन तूफान आने को है इसके हवाले से हिकमत अमली क्या होगी, अपोजिशन क्या सोच रही है, सब कुछ इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने कुछ अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं। महंगाई के हवाले से खदशात हैं और होने चाहिए, क्योंकि डॉलर की कदर में जिस तरह इजाफा हुआ है मई 2021 से लेकर अब तक
10% कदर में कमी आ चुकी है पाकिस्तानी रुपए में, और ये एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसीज के अंदर पाकिस्तान का शुमार सफ़े अव्वल में हो रहा है ममालिक में, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक में थाईलैंड, फिलीपींस और उसके अलावा साउथ कोरिया शामिल है। तो ऐसी सूरत हाल में एक आम आदमी को कंसर्न यह है कि महंगाई में आखिरकार क्या फ़र्क पड़ेगा। फरोज सलीम साहब ने बड़ी खूबसूरती से बयान किया है कि किन अशिया की कीमतें बढ़ सकती हैं। जाफर इकबाल साहब नून लीग से हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं। आलिया हमजा साहिबा हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले, और फिर आप हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माशूमूर। जाफर साहब मुझे ये समझाइएगा, क्योंकि मैं अभी आएंगी आलिया हमजा साहिबा, पीटीआई की गवर्नमेंट की पॉलिसी पे हम तनकीद करेंगे, बाद में ये सवाल उठाएंगे। ये समझाइएगा क्योंकि एक तरफ महंगाई यानी डॉलर के बढ़ने की वजह से महंगाई में होगा इजाफा, दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर हम जो असिस्टेंट कमिश्नर को फायर कर दें या हम प्राइस कंट्रोल कमेटी बना दें या वो 2-3 लोगों को सस्पेंड कर दें, फिर इससे कोई फर्क पड़ता है महंगाई कंट्रोल करने में एडमिनिस्ट्रेटिवली, अगर ओवरऑल ही महंगाई बढ़ रही हो डॉलर की वजह से? जाफर साहब जी, बहुत शुक्रिया सैफान खान साहब। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर्स तो आपने उस बारे में लेने हैं कि जो कीमतों का तयन हुआ, जो कीमतें मुकर्रर हुई, जो मार्केट के अंदर मौजूद हैं, कि लोग उससे आगे पीछे सेल ना करें। लेकिन अगर एक चीज़ आपको चीनी बिलफरज हुकूमत तब भी कहती रही, आज भी कह रही है, इमरान खान साहब ने बारहा कहा, लेकिन वो कहने की हद तक था कि जी आप 80 रुपये बेचें, लेकिन मैंने और आपने सब ने मार्केट के अंदर 110 रुपये तक ख़रीदी। अब जब एक ताजिर को चीनी मिल ही 100 रुपये से ऊपर रही है तो वो कैसे बेच पाएगा 80 रुपये के ऊपर? इसी तरह कीमतों का तयन और कीमतों का कंट्रोल दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हुकूमत वक्त हर तरह से नाकाम है। जो चीज़ें मुल्क के अंदर मौजूद थीं, मेरी और आपकी ज़रूरत के लिए थीं, वो इन्होंने पहले एक्सपोर्ट की, और जब से वो एक्सपोर्ट की, चीनी और गंदम दोनों की बात कर रहा हूँ, आज तक वो उसकी ना कीमत कंट्रोल हो रही है, ना उसके ज़खायर आपसे जो है वो मुतवाज़न किए जा रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं। अब अगर आप ताजिर को जुर्माना करें, अब अगर आप किसी मिल के ऊपर छापा मारें, अब आप किसी गंदम के गोदाम के ऊपर छापा मारें, लेकिन वो जो सबसे बड़े चोर बैठे हैं, जो काबीना की सरबराही करते हैं, जो वज़ीर आज़म कहलाते हैं, जब वो मुल्क के अंदर मौजूद चीनी को एक्सपोर्ट करने की इजाज़त देते हैं एक काबीना के फ़ैसले के अंदर, तो फिर आप मिल वाले को क्यों पकड़ रहे हैं, गोदाम वाले को क्यों पकड़ रहे हैं? आपने इस अमर का पहले से अंदाज़ा नहीं लगाया, आपने उन स्टैटिस्टिक्स के ऊपर अमल नहीं किया जो आपके उस वक़्त खुराक के वज़ीर थे, नेशनल फूड सिक्योरिटी के, कि आप इतनी चीनी एक्सपोर्ट ना कीजिए, लेकिन आपने उसके बरक्स डबल एक्सपोर्ट कर दी। इसी तरह आपने गंदम जो आपके पास पड़ी हुई थी, हमने 5 साल मेहनत की, किसान को फैसिलिटेट किया, अच्छी फसलें आईं, और उसके नतीजे में गंदम के ज़खायर मुल्क के अंदर मौजूद थे। ये आपने कोई जंग लड़नी हो या मुल्क चलाना हो। जाफर साहब, ये तो महंगाई के हवाले से हो गया, आपने बताया एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का कोई फायदा नहीं। दूसरी बात है डॉलर के हवाले से बात, जो हमने देखा कि जैसा मैं कह रहा हूँ कि 1 साल की बुलंदतरीन सतह पर आ चुका है। अच्छा, ये सिलसिला इसहाक डार साहब रोक के रखते थे आपके दौर में, खुद निफ्ता इस्माइल साहब भी उस पॉलिसी के खिलाफ थे, उन्होंने आर्टिकल से भी 1-2 जगह लिखा था, और उन्होंने भी डॉलर को बढ़ने दिया था पाकिस्तानी रुपए के अगेंस्ट। तो ये जो पॉलिसी हुकूमत की है समवॉट वही है जो आपकी हुकूमत के आखिरी साल में, शायद खान अब्बासी साहब का जो दौर था आखिरी 1-2 साल में, ये वही पॉलिसी है ना जो हुकूमत आगे लेकर चल रही है, या इस पर भी आपको तनकीद है? देखिए, ये वो पॉलिसी नहीं है, ये बिल्कुल उसके बरक्स है। पहली बात तो है कि पॉलिसी है ही नहीं। ना वज़ीर आज़म साहब को कोई मईशत का इल्म है, सारी ज़िंदगी कोई कारोबार किया हो तो बता दीजिए, कहीं एक धेले की उन्होंने कोई ऐसा काम में शराकतदारी, हिस्सेदारी, मैनेजमेंट, कोई तालीम कुछ भी हो तो बता दीजिए। कमेंट्री की, क्रिकेट खेली, पैसा कमाया और उससे पैसा कमाया और उसके ऊपर अय्याशी की। उसके बाद आपने शौकत खानम के लिए चंदा लोगों की जेबों से लिया। आपकी बलास है कि वो कम में चीज़ आए या ज़्यादा में। जब आप कारोबार को जानते नहीं, फिर ये है कि आपके पास अपनी हुकूमत 51% वोट नहीं है। कौमी असम्बली के अंदर आपने ले दे के पार्टियों को जमा किया। आपको कहा गया गवर्नर स्टेट बैंक किसको लगाएं, उस शख्स से पहले आप मिले ही नहीं थे, आपको इल्म ही नहीं था, आपके साथ उसने काम ही नहीं किया, उसको आपने गवर्नर लगा दिया। वज़ीर ख़जाना के लिए हफीज़ शेख साहब आए, 2 दिन पहले तक मुलाकात नहीं थी, ना उनकी पॉलिसीज़ का पता था, ना उनके किसी काम से वो आगाह थे, किसी के कहने पे उन्हें लगा दिया। वो नहीं चले तो कुछ दिन के लिए हमाद अज़हर साहब आ गए।
अब जो साहब इस वक्त वजीर खजाना हैं, आप उनके बैंक का प्रोफाइल उठाइए, आप देखिए कि उनके बैंक ने पिछले 10 साल के अंदर बैंकिंग की दुनिया के अंदर क्या काम किया है, ये तो कौन से कारहाय नुमाया अंजाम दिए जाफर साहब ठीक है, ये सवालात अगर मैं चाहूंगा कि अगर वो भी आलिया साहब फिर हम ये मजीद इससे बात भी कर सकेंगे। मैं फरोज अली साहब आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो जाफर इकबाल साहब भी बात कह रहे हैं या जो हम इससे पहले गुफ्तगू कर रहे थे, क्या ये सिचुएशन इससे पहले किसी गवर्नमेंट के साथ आई है फरोज सलीम साहब के उसके आखिरी 2 साल के अरसे के दौरान ये बैलेंस ऑफ पेमेंट काबू से बाहर होना शुरू हो जाए, उसके इंपोर्ट्स काबू से, यानी शुरू में तो आई, इन्होंने कंट्रोल किया, स्टेबलाइजेशन जिसको कहा, उसके बाद जैसी ग्रोथ पर आए तो आखिरी 2 साल में फिर वहीं पे हम आके खड़े हो गए। इससे पहले आपने देखा है फरोज सलीम साहब कि इस तरह का चैलेंज आया हो किसी गवर्नमेंट को? फरोज सलीम साहब, जो बुनियादी माशी ढांचा है मुल्क का, वो पीटीआई की हुकूमत के दौरान या पीएमएलएन की हुकूमत के दौरान या उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान उसमें कतन कोई तब्दीली नहीं आई। उस वक्त अपनाई जा रही थी पूरी मईशत को कुछ जिन्होंने यरगमाल बना रखा है, उन तोड़ने के लिए कोई भी हुकूमत जो है वो तैयार नहीं है। जिसमें हमारे सामने है बिजली का कार्टेल, जिसको बनाने में पीएमएलएन हुकूमत का एक बहुत बड़ा हाथ है, और पीटीआई की हुकूमत ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि किसी तरह उनसे बिजली के रेट को निगोशिएट किया जाए, वो कामयाब नहीं हो पाई। इसी तरह खाद बनाने वालों की एक अपनी कार्टेल है, कारें बनाने वालों का अपना एक कार्टेल है। तो ये बड़े बड़े कार्टेल जो उन्होंने पूरी मईशत को यरगमाल बना के रखा हुआ है, और ये कंपैरेटिव नहीं बना पाते हमारी इंडस्ट्री के अंदर। अब आप सोचिए कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जिसकी तकरीबन 2/3 हमारी टोटल एक्सपोर्ट का हिस्सा जो है उस पे जाता है, जब तक उनको हम बड़ी बड़ी सब्सिडीज नहीं देते, जैसे बिजली की इस साल 200 अरब की सब्सिडी है, गैस की कोई 150 अरब की सब्सिडी है, टैक्सेस की कोई 400 अरब की सब्सिडी है, फिर 200 अरब के सस्ते कर्जाजात हैं, कोई 1000 अरब की सब्सिडी यहाँ पे बन रही, फिर जाके वो कुछ एक्सपोर्ट करना शुरू करता है, वरना वो कंपैरेटिव नहीं रहता। यही पॉलिसी पीएमएलएन के दौरान थी, यही पॉलिसी पीपल्स पार्टी के दौरान थी, और यही पॉलिसी अब पीटीआई के दौरान चलती आ रही है। इसलिए हमारे प्रॉब्लम जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। जो मंशूर था पीटीआई का, वो मैं समझता हूँ इतना खूबसूरत डॉक्यूमेंट था, इतना अच्छा लिखा गया था कि उसमें पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स को बड़ी वादे तौर पे साफ और शफाफ तरीके से सामने रखा गया था, और फिर उनके हल भी बताए गए थे। बदकिस्मती ये है कि जो हल वहां बताए गए थे उन पे अमल दरामद नहीं हो पाया पिछले सालों में। अच्छा, आलिया हमजा साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। फरोज सलीम साहब भी बड़ी अहम बात कह रहे हैं इस वक्त, नाज़रीन जो उनकी तरफ से गुफ्तगू हो रही है, और जाफर इकबाल साहब भी साथ हैं। आलिया साहिबा, आपको खुशामदीद कहते हुए, आप पार्लियामानी सेक्रेटरी भी हैं कॉमर्स इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन की, ये बताएं पहले तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का इसको चैलेंज समझ रही है जो आपकी हुकूमत है, किस तरह पॉलिसी मेकर्स आप लोग समझ रहे हैं इस मामले को, जो आपके इस वक्त डिसीजन मेकर्स हैं, कि आपके एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है लेकिन इम्पोर्ट्स का इजाफा ज़्यादा है, क्या ये चैलेंज के तौर पर इंटरप्रेट किया जा रहा है आप लोगों की तरफ से? आलिया साहिबा जी, आलिया साहिबा तक मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो जी, आलिया साहिबा आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? नहीं जी, जी आलिया साहिबा, आप तक आवाज़ अगर पहुंच रही है तो सवाल यही है कि एक्सपोर्ट्स में इजाफा है लेकिन इंपोर्ट्स में इजाफा ज़्यादा है, क्या आप लोग उसको एज ए चैलेंज इंटरप्रेट कर रहे हैं? आप थोड़ा सा अगर ऊंचा बोले, बिकॉज मुझे आपकी आवाज जी आलिया साहब, एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है आपकी हुकूमत में, जो पिछले माह के नंबर्स भी हैं, लेकिन इंपोर्ट्स का इजाफा ज्यादा है जो परसेंटेज वाइज, तो आप इसको चैलेंज समझ रहे हैं जो ट्रेड डेफिसिट वाइड हो रहा है इसको? आलिया साहबा आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, प्लीज हम दोबारा रब्ता करते हैं आलिया साहबा से। इन द मीनवाइल फरोज सलीम साहब, आप जो बात कर रहे थे, प्लीज अगर जो आपने बताया था इस हवाले से, तो महंगाई के हवाले से फरोज साहब, ये जो नंबर्स भी आए हैं इन्फ्लेशन के इस माह के, पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल जो फूड आइटम्स हैं उसमें बिलखुसूस जो नॉन पेरिशेबल आइटम्स की मैं इन्फ्लेशन देख रहा था, डबल डिजिट्स में चल रही है, और नॉन पेरिशेबल हम सब जानते हैं वीट, शुगर, कुकिंग ऑयल, घी, ये तमाम चीज़ें शामिल है, सारी डबल डिजिट्स में है। कितना कंसर्निंग है ये, और क्या ये आलमी कमोडिटी प्राइसेस की वजह से है या ये यहाँ की इस पर मिसमैनेजमेंट है? फरोज सलीम साहब देखिए, ये सवाल असल बनता है इन्फ्लेशन का नहीं, फूड इन्फ्लेशन का। अच्छा, उसकी वजह यह है कि हमारी जो 60-70% आबादी है, वो अपनी आमदन का कोई 60-70% जो है वो खुराक के ऊपर खर्च करती है। तो उसको जब ये फूड इन्फ्लेशन आती है तो उसको ये बहुत बुरी तरह उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट होता है।
अब कीमतें तो आप कहेंगे कि पिछले 70 साल से पाकिस्तान में बढ़ती हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कीमतें बढ़ती रहती हैं, लेकिन ये पिछले 2 या 3 सालों में एक दो धारी किस्म की तलवार चली है पाकिस्तानियों के ऊपर। एक तो कीमतें बढ़ी हैं और साथ ही साथ हमारी जो औसतन आमदन है वो कम हुई है। पहले तारीख में ये रहा था कि कीमतें बढ़ती थीं, लेकिन साथ-साथ जो है वो पाकिस्तानियों की एवरेज इनकम जो है वो भी बढ़ती चली जाती थी। अब प्रॉब्लम आ गया कि कीमतें भी बढ़ रही हैं और साथ ही साथ हमारी आमदन भी नहीं बढ़ रही, और अब अगले खास तौर पे अक्टूबर के महीने में बहुत बड़े इम्तहानात जो हैं, बहुत बड़े-बड़े चैलेंजेस पाकिस्तान को फेस करने वाले हैं, बिकॉज़ एक तो गैर यकीनी की फ़ज़ा जो है वो पीटीआई की हुकूमत दूर नहीं कर पा रही। एक तो ये रुपये और डॉलर का रेट क्या रहेगा, फ्यूचर में क्या होगा, अफरात ज़र का क्या हाल होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से क्या होने वाला है, एफएटीएफ के हवाले से हमारे साथ क्या होने वाला है, आईएमएफ के प्रोग्राम में जाएंगे या नहीं जाएंगे। जी, ये सारे अहम चैलेंजेस हैं। फरोज अली साहब, मुझे एक ब्रेक लेना है, इस ब्रेक के बाद हम बात को जारी रखते हैं। हमारे साथ आलिया साहब भी मौजूद हैं। इस ब्रेक के बाद नाज़रीन लेट्स आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे और कुछ और अहम फिगर्स हैं जो आपको मैं दिखाऊंगा। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में तफसीलन हम अहम सवाल उठा रहे हैं। डॉलर की ऊंची उड़ान जिसके पीछे अवामिल क्या हैं, तल्ख हक़ाइक़ क्या हैं, हुकूमती हिकमत अमली क्या है, इस तरफ आते हैं। आलिया हमजा साहबा पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ भी हैं, हमारे साथ हैं इस वक्त प्रोग्राम में। आलिया साहबा, ये फरमाइएगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, 43% इस महीने भी इजाफा है ईयर ऑन ईयर, लेकिन इम्पोर्ट्स ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। क्या कंसर्निंग है, चैलेंजिंग है? आपकी गवर्नमेंट कैसे इंटरप्रेट कर रही है इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि मैं थोड़ी सी डिटेल ये बताना चाहती हूँ। जब हमारे मुल्क में रेमिटेंसेस बढ़ते हैं ना, तो हमें ये कहा जाता है कि जी चूंकि कोविड की सिचुएशन है, ट्रेवलिंग बंद है, तो आपके रेमिटेंसेस आ रहे हैं, लोगों की जॉब खत्म हो रही है। जब हमारे रिजर्व बढ़ते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि आपका तो डेट इतना ज्यादा बढ़े, इसके रिजर्व तो बढ़ेंगे। अगर हमारा टैक्स बढ़ता है तो कहते हैं जी इम्पोर्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। तो मैं आपको ये बता दूं, या करंट अकाउंट खसारा होता है तो लोग कहते हैं कि जी आपकी तो ग्रोथ इतनी सुस्त हो गई है। देखें, इस वक्त सिचुएशन इज एक्सट्रीमली गुड। सिचुएशन ये है कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट हम कंट्रोल कर चुके हैं, एक्सपोर्ट हम बढ़ा रहे हैं। इंपोर्ट में जो इजाफा है वो आपने देखा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, हाई कमोडिटी प्राइसेस की वजह से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जो प्राइसेस इंक्रीज हुई है, प्लस ये जो मशीनरी हमारी इंपोर्ट हो रही है, जो हमारे ऑर्डर ज्यादा पाकिस्तान के पास इस वक्त एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हैं और हमारे एक्सपोर्टर्स अपनी एक्सटेंशन कर रहे हैं, तो उसका रीजन है जो हमें ये लगता है कि इससे ऊपर नहीं जाएगा। और जहां तक डॉलर की बात है, उससे हमने देखिए, हम मार्केट के ऊपर फ्लक्चुएट करते हैं, उसका जो आपको भी पता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है, जबकि ये नहीं किया जाता कि हम अपने रिजर्व झोंक दें। हम अवाम का ये जो प्रेशियस रिजर्व हैं वो हम सिर्फ डॉलर को स्टेबल रखने के लिए और अपनी जो एक्सपोर्ट है उनको लेस, मतलब ये कि हमने उनको कॉम्पिटिटिव बनाने, हमने पूरी दुनिया के साथ कम्पीट करना है। अगर आज हम देखें तो ये जो पिक्चर है, this is we are going towards a very stable growth rather than कि हम एक शॉर्ट टर्म, एक जिसे कह दें कि एक आर्टिफिशियल ग्रोथ दिखाएं, हम एक सब्सटेंसिव और जिसे कह दें कि जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है हम उसकी तरफ जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमने इकोनॉमी में वादा किया था, बेसिकली वी आर मूविंग फॉरवर्ड। क्योंकि आलिया साहबा कंसर्निंग इसलिए हो जाता है, मैंने नहीं बोला कि बुरा है या अच्छा है, लेकिन फिर भी हमने जो पाकिस्तान में इकोनॉमिक साइकिल देखे हैं तो उसमें यही देखा है कि इंपोर्ट लेड ग्रोथ होती है, उसके बाद फिर एक क्राइसिस आता है, फिर स्टेबलाइजेशन का फेज आता है, फिर थोड़ा दिन आते हैं ग्रोथ के कुछ साल, उसके बाद फिर हम वही साइकिल को रिवर्स करते हैं। आप ये कह रही हैं कि इस दफा ये नहीं होने जा रहा, इस दफा एक सस्टेनेबल ग्रोथ आप देखेंगे, आप ये कह रही हैं? एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही पॉइंट को बड़े अच्छे, वो जिसे कहते हैं दरिया को कूदने में बंद कर दिया मेरी पूरी बात को, कि अब इंशाअल्लाह ताला जो चीजें आ रही हैं, these are
मतलब हम एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कर रहे थे। पाकिस्तान एक टफ टाइम से जो इकोनॉमी का गुजरना था वो 3 सालों में गुजर चुका है। अब ये हम थोड़ा वैलिडेट, क्योंकि मैं खुद तो इकोनॉमिस्ट हूं नहीं, मैं डॉक्टर फरूख सलीम साहब से चाहूंगा कि डॉक्टर फरूख सलीम साहब, आपको नजर आ रहा है वाकई में हम एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं? और ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, आप बहुत लिखते भी हैं इनके बारे में डॉक्टर फरूख सलीम साहब, क्या वाकई में ये उस तरफ हो रहा है, उस तरफ सिमत वही है ये फरूख सलीम साहब? सैफान साहब, 2 हकायक आपके सामने रख देता हूँ। पिछले 3 सालों में हमारे पास कोई 4 वज़राए खजाना पीटीआई ने बदल दिए हैं, कोई 7 के करीब एफबीआर के चेयरमैन बदल गए हैं। अभी पीटीआई के पास माशी टीम एग्जिस्ट नहीं करती, उसको तश्कील देने की कोशिश की जा रही है। जो मार्केटिंग पैकेज है उसका मुकाबला नहीं है। पीटीआई हैज द बेस्ट मार्केटिंग पैकेज। देखिए, एहसास प्रोग्राम बड़ा सक्सेसफुल रहा, तकरीबन 1.5 करोड़ पाकिस्तानियों को वो 12-12 हज़ार रुपए वाली किस्तें मिली, बहुत उसको। उसके बाद अब नया प्रोग्राम जो कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम है, कहा जा रहा है कि कोई 1 खरब रुपए का नया प्रोग्राम आएगा। उसके बाद जीडीपी ग्रोथ 3.9%। फिर इनके जो ऑपोजिशन वाले हैं वो इनसे भी कहीं ज्यादा ना आए, यानी कि पीपल्स पार्टी वाले आप देखें वो सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड है सिंध के अंदर, और पीएमएलएन के अंदर इस वक्त जितनी कंफ्यूजन है वो मैं समझता हूँ कि पीएमएलएन की तारीख में कभी नहीं थी। तो इकोनॉमिक पॉलिसी तो पीटीआई के पास अभी एग्जिस्ट नहीं करती, बिकॉज अभी तो इकोनॉमिक टीम ही नहीं बनाई गई। लेकिन जो मार्केटिंग पैकेज है उसका मुकाबला नहीं है और वो बड़ा जबरदस्त। नहीं तो आपको क्या ये फिर इसका मतलब जो इंपोर्ट में ग्रोथ हुई है, इसके जो फैक्टर्स गिनवाए आलिया साहबा भी गिनवा रही हैं कि इसमें मशीनरी इंपोर्ट्स हैं और इसके अंदर ऐसे इंपोर्ट्स हैं जिसको हम कंट्रोल कर लेंगे, ये इतना इंपैक्ट नहीं, और इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस का इंपैक्ट है। तो डू यू एग्री विद दिस फैक्टर्स? मैं एक सेकंड आलिया साहब, एक सेकंड मुझे प्लीज दीजिएगा, मैं इस बात का एक छोटा सा जवाब फरोज साहब, क्या ये यही वजह इंपोर्ट बढ़ने की? तो वो भी यही कहा करती थी कि हमारी तो मशीनरी की इंपोर्ट्स हैं, बस आप कुछ देर इंतजार कर लीजिए, वो मशीनरी प्रोडक्शन में आ जाएगी, फिर हमारी एक्सपोर्ट बहुत बढ़ जाएगी। जैसे मैंने पहले कहा कि बुनियादी माशी ढांचा जो है वो पीटीआई, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन के दौरान एक ही था। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बिल्कुल कोई नहीं आ सकी। जो वादे किए गए थे मंशूर के अंदर वो बिल्कुल दुरुस्त वादे थे, वो होने चाहिए थे। वहां कहा गया था कि सिविल सर्विस में रिफॉर्म आएगी, एफबीआर में रिफॉर्म्स लेके आएंगे, पुलिस में रिफॉर्म्स लेके आएंगे, बिजली के सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स आएंगी। उनमें किसी सेक्टर में भी रिफॉर्म्स इस्लाहात नहीं आए। ढांचा वही है जो पीएमएलएन के दौरान चल रहा था। मईशत को टीका लगाया जाता है, जिस टीके का मैंने आपसे जिक्र किया, जो टेक्सटाइल सेक्टर को 1000 अरब का टीका लगाया गया, बड़ी अच्छी बात है, पीटीआई ने लगाया। लेकिन जब वो टीके की मियाद खत्म हो जाती है उस वक्त फिर हम आईएमएफ के प्रोग्राम में चले जाते हैं। आईएमएफ का प्रोग्राम हमारे ऊपर बेतहाशा रिस्ट्रिक्शन लगा देता है और फिर वही बूम और बस्ट का साइकिल आ जाता है। तो मुझे खदशा इस चीज का है, डर इस चीज का है कि बूम हमने देखा है टेक्सटाइल सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, अब आगे बस्ट वाला और मैं आलिया साहब इस पे रिस्पॉन्ड करना चाह रही हैं। आलिया साहब प्लीज, अगर आपका रिस्पॉन्स, आप क्या कहना चाह रही थी? देखिए जी, आई विश के मैंने इन दोनों की बातें सुनी होती तो मैं बातों का जरूर जवाब देती, लेकिन मैं जो प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ बात करना चाह रही हूँ, मैं ये बात करना चाह रही हूँ मुझे आलिया साहब की आवाज़ इस पर डिस्कनेक्ट हो गई है शायद, तो और हमें वाइंड अप का भी कहा जा रहा है, तो आई एम सॉरी उनका मौक़िफ़ शायद ना पहुंच सके, लाइन डिस्कनेक्ट हो। अली हमजा साहबा का, डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब का और जाफ़र इकबाल साहब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, वक्त दिया। अहम तरीन मौजू था पाकिस्तानी मईशत किस सिमत में जा रही है और डॉलर की ऊँची उड़ान के पीछे आखिरकार क्या अवामिल हैं और कितना हमें कंसर्न होना चाहिए महंगाई को लेकर, जो हमारा बुनियादी इस पर सवाल है। फीडबैक फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर आप दे सकते हैं। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।